नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और रात के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज के दर्शकों के लिए ये वक्त है मुद्दों पर बहस के नए मंच के दूसरे अंक का। जी हां, कसम संविधान की हमारे देश में बहस पुरानी है कि ये देश आस्था से चलता है या राजनीति से, नेताओं से चलता है या जनता से, लेकिन नहीं, देश चलता है सिर्फ संविधान से। वही इसकी रूल बुक है, वही इसकी गाइडलाइन है। और इसीलिए हमने सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे इस बहस की शुरुआत की है, जिसमें हम उन मुद्दों को उठाएंगे जिनका देश से सीधा वास्ता है, उन पर बहस करेंगे, समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि हमने ली है कसम संविधान की। तो कसम संविधान की शो के दूसरे अंक में आज के मुद्दे की जल्दी से बात करेंगे। हिजाब के मुद्दे पर बात होगी और सवाल ये होगा, हिजाब संस्कार है या फिर साजिश है? आज से 43 साल पहले ईरान में एक बड़ी कट्टर क्रांति हुई थी, जिसने वहां की आधी आबादी को काले पर्दे में ढक दिया था। ईरान जो बड़े मॉडर्न ख्यालातों का देश माना जाता था, जहां महिलाओं का जीन्स और स्कर्ट पहनना एक आम बात थी, उन्हें बुर्के में ढक दिया गया था। लेकिन अब ईरान वो बेड़ियां तोड़ रहा है। ईरानी महिलाएं हिजाब से आजादी के लिए किस तरह से छटपटा रही हैं, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। वो सरेआम हिजाब को जला रही हैं, वो सरेआम अपने बाल भी कटवा रही हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। और इनके समर्थन में पूरी दुनिया की महिलाएं आगे आ रही हैं। लेकिन हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है भारत में क्या हो रहा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ आवाज उठ रही है, भारत में क्या भारत को ईरान बनाने की साजिश की जा रही है? हिजाब के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का 8वां दिन रहा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। एक बड़ी बात यह कही कि हिजाब को मुद्दा बनाने के पीछे, ध्यान से सुनिएगा, हिजाब को मुद्दा बनाने के पीछे बाकायदा PFI है, इसके पीछे बाकायदा साजिश है। लेकिन दलीलें हिजाब के हिमायतियों की ओर से भी दी जा रही हैं। तो हिजाब के हिमायती क्या कह रहे हैं? वो हिजाब को संस्कार बता रहे हैं। पगड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र से तो तुलना पहले से ही कर दी गई थी। आज हिजाब की साड़ी से तुलना की गई है। कहा गया जैसे साड़ी जरूरी है वैसे ही हिजाब भी जरूरी है। दलीलें अभी बहुत सी आनी बाकी हैं। तो पहले आपको बताते हैं आज इस मुद्दे पर हम ये बहस आपके लिए क्यों लेकर आए हैं। इस मुद्दे पर बहस आज जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हिजाब महिला अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये देश की आधी आबादी का सवाल है, 500 मिलियन पॉपुलेशन की हम यह बात कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में कट्टरता की साजिश से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। और इसीलिए आज हिजाब पर बहस जरूरी है। हिजाब पर पहले चुप्पी और अब विरोध, इसलिए भी हिजाब पर बहस जरूरी है क्योंकि दुनिया में विरोध और देश में हिजाब के समर्थन में जो आवाजें आई हैं वो सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि ये आवाजें किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड तो नहीं, प्रायोजित तो नहीं। और ये डिबेट आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिजाब के नाम पर एक धार्मिक टकराव की बात की जा रही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक मजहब विशेष की जो धार्मिक अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में गारंटीड हैं, उनमें इंटरफियर किया जा रहा है, दखलंदाजी की जा रही है। तो क्योंकि यहां पर धार्मिक टकराव की भी बात हो रही है, इसलिए इस मुद्दे पर बहस जरूरी है। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन जल्दी से आपको दिखाएंगे इस वक्त की देश और दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में सुपर 50 में। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को आया धमकी भरा पत्र। शख्स ने हत्या करने की दी धमकी। पत्र में आरोपी ने खुद को टीएमसी नेता बताया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा पीएम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं, हम चाहते हैं सब एकजुट होकर लड़ें चुनाव। नीतीश से गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 23 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर आरोप। कहा बिहार में शरिया कानून लागू किया जा रहा है, हमारी सरकार आएगी तो बिहार में एक देश एक कानून होगा। गुजरात के मोरबी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निकाला रोड शो। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। गुजरात के गांधीनगर में जेपी नड्डा ने नमो किसान पंचायत ई बाइक का किया शुभारंभ। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब जनता को मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा शहरों का विकास होगा, लोगों को बीजेपी पर पूरा भरोसा। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा गुजरात में सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे।
अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला का 28 सालों से इस सरकार ने कुछ नहीं किया, इनको हटाने का समय आ गया है। हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, 4 नामों का ऐलान किया। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी, केजरीवाल पर देश की पुलिस का अपमान करने का आरोप लगाया। केरल के अलपुजा में राहुल गांधी ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। राजस्थान में लंपी वायरस से गायों की मौत के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, विधानसभा कूचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, गहलोत सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। लंपी वायरस से गायों की मौत पर उग्र हुए बीजेपी कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से हुई झड़प। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर उनके जुहू स्थित बंगले को तोड़ने का आदेश दिया। बंगले को तोड़े जाने में 10 लाख रुपए का खर्च आएगा, डिमोलिशन में खर्च होने वाली राशि भी नारायण राणे को ही देनी होगी। जम्मू कश्मीर में रघुपति राघव राजाराम भजन पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा हमारे स्कॉलर्स जेल में हैं, जामा मस्जिद बंद है और बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा चला रही है। हिजाब विवाद पर सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दावा, पीएफआई ने शुरू किया था हिजाब मूवमेंट, 2021 से पहले स्कूल में हिजाब नहीं पहनती थी कोई भी छात्रा। आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, मदरसा आलिया से चोरी हुई किताबें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में मिली, दीवार तोड़कर निकाली गई किताबें। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष ने दी सफाई, कहा यूनिवर्सिटी से बरामद मशीन नगर पालिका की नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला, का विधायक सोमनाथ भारती का कारनामा आ रहा है सामने, सरकारी जमीन पर जिहादी कर रहे हैं कब्जा। कर्नाटक में आईसिस की बड़ी साजिश का खुलासा, बम धमाके की साजिश में शामिल 2 आरोपी शिवमोगा से गिरफ्तार, एक फरार, आईसिस के संपर्क में थे तीनों। अलवर की बीजेपी कार्यकर्ता को मिली सरतन से जुदा की धमकी, ज्ञानवापी पर किया था पोस्ट, चिट्ठी में लिखा तेरे 56 टुकड़े करेंगे। केरल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के आरोप में पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार, अप्रैल में हुई थी हत्या, अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी में मदरसों का सर्वे जारी, महोबा के चरखारी स्थित मदरसे की जांच टीम ने उसका सर्वे किया, मदरसा संचालक से जानकारी जुटाई। यूपी के सहारनपुर में सामने आई शर्मनाक तस्वीर, कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में परोसा गया खाना, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट। शौचालय में भोजन दिए जाने पर सरकार सख्त, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पंजाब में 1 अक्टूबर से मंडियों में शुरू होगी धान की खरीदी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी पंजाब सरकार। सीएम भगवंत मान ने धान खरीदी की तैयारियों पर की समीक्षा बैठक, कहा इस बार 191 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे जाने की उम्मीद। नोएडा के सेक्टर 21 में सोसाइटी की बाउंड्री वॉल गिरने से 4 लोगों की मौत, 9 लोग अस्पताल में भर्ती, चल रहा था ड्रेनेज मरम्मत का काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक मजदूरों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत देने का दिया निर्देश, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। नोएडा के सांसद महेश शर्मा का बयान, कहा मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। मजदूरों का ठेकेदार पर बड़ा आरोप, कहा हमने दीवार गिरने की आशंका जताई थी, ठेकेदार ने सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मोहाली एमएमएस कांड में जल्द हो सकती है चौथी गिरफ्तारी, छात्राओं का यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर आरोप, कहा हॉस्टल छोड़कर घर जाने को किया जा रहा है मजबूर। दिल्ली में इस बार भी दिवाली पर बैन रहेंगे पटाखे, दशहरे पर बिना पटाखों वाले रावण के पुतले जलाए जाएंगे, दिल्ली सरकार ने जारी की है गाइडलाइंस। श्रीनगर में खुला पहला मल्टीप्लेक्स, 32 साल बाद बड़े पर्दे पर कश्मीरियों को फिल्में देखने का मिलेगा मौका, और राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मल्टीप्लेक्स का किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा, गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, कुलपति ऑफिस की छत पर सिलेंडर लेकर पहुंचे छात्र, फैसला वापस न लेने पर आत्मदाह की चेतावनी। तेलंगाना के आसिफाबाद में फूड पॉइजनिंग से हॉस्टल के 27 छात्र बीमार, छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के नागौर में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की हत्या का सीसीटीवी वीडियो, कोर्ट में पेशी से पहले शूटर्स ने नजदीक से मारी गोली, बाइक से फरार हुए शूटर। यूपी के अमेठी में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी, बच्चों की हत्या करने के बाद महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के कन्नौज में टीचर की बर्बरता, 2 सगे भाई बहनों को बुरी तरह पीटा, बच्चों की शिकायत पर परिवार वालों ने घर पर लगाया था सीसीटीवी कैमरा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ताजिया के जुलूस में मुस्लिम गायक ने गाए राम के भजन, हिंदू मुस्लिम एकता का दिया संदेश। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से कटाव के कारण गांव में 2 दर्जन घर डूबे, गांव वाले अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए।
ऑस्कर के लिए भारत की एंट्री का ऐलान, गुजराती फिल्म छेलो शो ऑस्कर जाएगी। रशिया के साथ जारी युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान, खार्किव में 7 यूक्रेनी सैनिकों के शव बरामद हुए। दक्षिण कोरिया में कल से शुरू होगा 5 दिवसीय डिफेंस एक्सपो की शुरुआत से पहले सेना ने सीमा पर किया लाइव फायर सैन्य प्रदर्शन। म्यांमार में विद्रोहियों के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई, हेलीकॉप्टर से की गई फायरिंग में 13 आम लोग मारे गए, कई बच्चे भी जख्मी हुए। मैक्सिको में भूकंप के बाद कई इमारतों में दरारें आईं, दीवार गिरने से एक की मौत, भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट। कसम संविधान की में आज की बहस, हिजाब संस्कार या फिर साजिश। सुप्रीम कोर्ट में आज 8वें दिन की सुनवाई में सरकार ने इसे साजिश बताया है। उन्होंने ये कहा कि 2021 तक किसी भी लड़की को हिजाब पर बैन से दिक्कत नहीं हुई। विवाद कब हुआ? विवाद तब हुआ जब 2022 में इसमें पीछे से किसकी एंट्री हुई? पीएफआई की। वहीं हिजाब की पैरवी करने वालों ने कहा कि हिजाब तो संस्कार है, जैसे साड़ी की जरूरत है वैसे ही हिजाब की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में ईरान का भी जिक्र हुआ, जहां महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ हलफ उठा लिया है। एक बार फिर आपको बताते हैं हिजाब पर यह बहस इस वक्त की जरूरत क्यों है। दरअसल हिजाब महिला अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजेस में कट्टरता की साजिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ये बहस जरूरी है क्योंकि हिजाब पर पहले चुप्पी और अब विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया में हिजाब का विरोध हो रहा है। हमने आपको बाकायदा तस्वीरें दिखाई हैं जो ईरान से आई हैं, जहां पर महिलाएं हिजाब को जला रही हैं। तो दुनिया में विरोध हो रहा है, तो फिर भारत में समर्थन करने वाले कौन हैं? और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिजाब के नाम पर धार्मिक टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। और ये वो सवाल हैं जिनकी वजह से ये बहस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं, सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए आप। हिजाब पर भारत से लेकर ईरान तक हंगामा बरपा है, लेकिन इस हंगामे में फर्क इतना है कि भारत में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की आजादी मांगी जा रही है, जबकि ईरान में मांग हिजाब से आजादी की। हिजाब विवाद पर लगातार सुप्रीम सुनवाई भी हो रही है। सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और दलील दी कि इससे साबित होता है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि 2021 तक किसी भी लड़की को हिजाब बैन से परेशानी नहीं हुई। 2022 में पीएफआई ने नफरती कैंपेन चलाया। इससे पहले तक किसी भी लड़की को ड्रेस कोड से परेशानी नहीं थी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट में धार्मिक प्रतीकों का जिक्र करते हुए अलग अलग दलीलें दी। उन्होंने दावा किया कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकती हैं और हिजाब उनकी पहचान है। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि अगर कोई धार्मिक परंपरा अनिवार्य भी नहीं है तो भी उसकी रक्षा की जानी चाहिए। हिजाब के मजहबी हट में अब तक कई दलीलें दी जा चुकी हैं। उसकी सिखों की पगड़ी से तुलना की गई। पूछा गया कि पगड़ी पहनी जा सकती है तो फिर हिजाब क्यों नहीं? एक तराजू में हिजाब रखकर दूसरे तराजू में उसे महिलाओं के सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र से तौला गया और अब दलीलों की जंग में हिजाब के मुकाबले साड़ी रखी गई। बड़ा दिलचस्प है कि ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क में महिलाएं कट्टरपंथी रवायतों से, दकियानूसी बेड़ियों से निकलने के लिए छटपटा रही हैं और हिंदुस्तान में कुछ लोग बेटियों को हिजाब पहनाने पर आमादा है। वो लोग साबित करने पर तुले हैं कि यही उनकी लाज की गारंटी है। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक हैं, इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाद कासमी हमारे साथ हैं, कॉलमनिस्ट तारिक फतेह हमारे साथ, वारिस पठान AIMIM के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ, और मौलाना हाजिद खान इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल वारिस पठान आपसे, और सवाल एक तो जो साड़ी की एंट्री हुई है हिजाब की इस बहस में, क्योंकि इससे पहले मंगलसूत्र, सिंदूर,
इनके बारे में तो बात की जा रही थी। अब साड़ी की एंट्री और ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है, और ये सवाल अब क्यों उठाया जा रहा है, किसके पीछे पीएफआई की साजिश है? आपके पास 1 मिनट है अपने पहले कमेंट के लिए। देखिए, मैं पीएफआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखूंगा। आदित्य जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपको हिजाब से क्या दिक्कत है? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट है? जिस तरह से हम तो सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, हम हर लोगों के सब सम्मान करते हैं, धर्म जाति का, तो ये भी एक एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन है, जिसके अंदर जैसे कि हमारे सरदार भाई अगर सर पे टर्बन पहनते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारी हिंदू बहन अगर टीका लगाती है, बिंदु लगाती है, अगर हमारे हिंदू भाई हाथ के अंदर धागा बांधते हैं, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर एक लड़की, एक हमारी बहन माँ चाहती है कि वो हिजाब पहने, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? मैं थोड़ा सवाल कर रहा हूं मैं सरकार से, क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है? कल को तो भाजपा वाले बोलेंगे कि वारिस पठान अब ये भी खाना मत खाओ, हमको इससे दिक्कत है, तो क्या मैं खाना भी छोड़ दूंगा? तो फिर हमारा संविधान का क्या होगा? संविधान ने तो अब फंडामेंटल राइट्स गारंटेड किया है मुझको। राइट टू एजुकेशन भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन है मेरा, मुझे पढ़ाई करना है, मगर भाजपा गवर्नमेंट रोक रही है। कितनी बच्चियों ने इस वक्त वहां पर जाके एग्जाम नहीं दिया, कितनी बच्चियां कॉलेज में नहीं गई, स्कूलों में नहीं गई, तो किस दिशा के अंदर देश को लेकर जाना चाहते हैं? और क्यों एक ही कम्युनिटी को सिस्टमैटिकली टारगेट कर रही है? हिजाब से दिक्कत किसको है? आगे मैं आपको और वक्त दूंगी, एक कमेंट लूंगी सारे गेस्ट का, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको क्या दिक्कत है हिजाब से। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राइट्स और उसका यूनिफॉर्म, उसका आप क्या करेंगे? सिर्फ मेरा इतना ही सवाल है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मेरा सवाल है, फिर तो यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। अगर सबको अपनी अपनी चलानी है तो फिर यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, फिर पब्लिक गुड की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अजय आलोक के सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज आप मैं पहनूंगा क्या, मैं खाऊंगा क्या, मैं करूंगा क्या, सब कुछ आप कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहती है सरकार। जल्दी से आपका जवाब, 1 मिनट आपके पास। नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं भाई। इस्लाम ने, जितना मैंने पढ़ा है कुरान को, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, अन-नूर क्या कहता है, अल-अहज़ाब क्या कहता है, सुन्नत 59 क्या कहती है। हिजाब आंखों का हिजाब होता है, जहां पे अल्लाह ने ये फरमाया है कि न मर्द औरत को हिजाब दे, अपनी आंखों का हिजाब रखे। ये बात औरतों पे लागू होती है। तो हिजाब का तो मतलब ही इन लोगों ने अपने हिसाब से अलग कर लिया है। ये लोग एक धार्मिक पहनावे का रंग देना चाहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। भाई मेरी आजादी है, मुझे मेरी चॉइस है, मैं पहनना चाहूँ या नहीं पहनना चाहूँ, ठीक है, आपको पहनना है पहनिए, मुझे इसमें कोई कुछ कहना नहीं है। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पे हिजाब नहीं पहनना है, जहां इंस्टीट्यूशंस की कोई मान्यताएं होती है, उस पर लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है कि नहीं हम स्कूल में पहनेंगे, हम कॉलेज में पहनेंगे, जबकि वहां मना है। तो कुछ कायदे कानून है। बेसिकली आंखों का हिजाब तो रखिए साहब, वही नहीं रख रहे हैं, बाकी सब जगह हाय तौबा मचा रहे हैं। अब देखिए, ईरान से लेकर पूरे विश्व में विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोई ईरान तो कोई हिंदू देश नहीं है। ईरान के मुस्लिम औरतों ने ही वहां पे इतना बड़ा हंगामा कर रखा है पिछले 3 दिन में, पूरे विश्व में इसमें हंगामा मचा हुआ है। मुसलमान देशों में ही इसमें विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में नहीं है। ठीक है, मैं सवाल पर मैं वापस आऊंगी, अजय आलोक जी वापस पढ़ दूंगी, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि 1-1 मिनट हमारे गेस्ट को दे ताकि इनिशियल कमेंट ले पाए। जल्दी से यहाँ पर सवाल मुफ्ती यूनुस कासमी, जो भी अजय आलोक ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ईरान तो कोई हिंदू राष्ट्र है नहीं, वहां पर फिर हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों है? देखिए, हिजाब जो है इस्लाम में ज़रूरी है और इसकी हमें इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के कानून को फॉलो करना ये हमारा राइट है, हमारा हक़ है। रहा मसला ईरान में जो हिजाब को लेकर एहतिजाज हो रहा है वो आज हुआ है, लेकिन हमारे वहाँ कुछ लोग पिछले तकरीबन 1 साल से मामला चल रहा है, तो जब भी हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी थी, तो अब ईरान को इसमें न लिया जाए, बल्कि हिंदुस्तान के माहौल में इस पर बात की जाए और जो मामला चल रहा था उस पर ही बात की जाए। और कुरान में इसको ज़रूरी करार दिया गया है, शरीयत में इसको ज़रूरी करार दिया गया है। इसलिए जब हमारे लिए ज़रूरी है और हम उसको पहनना चाहते हैं, तो सामने वालों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सामने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहती हूँ, देश संविधान से चलेगा सर, देश कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड लॉज पर चलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से एक कमेंट, एक जवाब मुफ्ती वजाद कासमी, 1 मिनट आपके पास। ये कह रहे हैं इस्लाम में तो जरूरी बताया गया है और आप ईरान से तुलना क्यों कर रहे हैं? देखिए आदिति, ईरान की घटना और हिंदुस्तान की बातों में दोनों में फ़र्क है हिजाब को लेकर के। हिजाब कुरान पाक का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है, और ये मौलाना लोग इस बात को भी जानते हैं कि जो रास्ते हमारे लिए शरीयत से तय कर दिए गए हैं
वो रास्ते हमारी कामयाबी के रास्ते हैं। और ये बताने में और सारे इंस्टीट्यूशन जितने भी इस्लामिक हैं यहाँ पर, उन्होंने चूंकि अपने यहाँ तालीम का इंतज़ाम असरी किया नहीं है, आज एक सदी के बाद ये लोग कहते हैं कि असरी तालीम का इंतज़ाम किया जाए, इसलिए हमारी बच्चियाँ वहाँ जाती थी पढ़ने और उनका अपना ड्रेस कोड था, लेकिन इन्होंने हिजाब की साजिश करके उन बच्चियों को वहाँ से भी रोक दिया और इनके पास खुद के इंस्टीट्यूशन है नहीं पढ़ने के लिए। और ईरान में हिजाब से इनकार नहीं कर सकता कि इस्लाम में हिजाब नहीं है, लेकिन ईरान में जो कुछ हो रहा है या हिंदुस्तान में जिस तरह की तैयारी है, तो ये भी इस्लाम इस बात की भी इजाज़त नहीं देता। आप इस्लाम के रूल को फॉलो कराने के लिए किसी को फांसी नहीं चढ़ा सकते, ना किसी को आप ज़बरदस्ती कर सकते हो, ना किसी को डंडे से। भाई खुद कुरान पाक का हुक्म है ला इकराहा फिद्दीन। हाँ, आपने रास्ता बता दिया है कि ये रास्ता इधर जाएगा, ये रास्ता उसको औरतें फॉलो करती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करती हैं तो आप उन पर तरह तरह की अजियतें। ठीक है सर, आपका टाइम, आपको 1 मिनट का वक्त था, वो अभी पूरा हो गया। तारिक फतेह, मेरा सवाल फिर ये होगा, अभी आपने मुफ्ती यूनुस कासमी को भी सुना, वजाहत कासमी को भी आपने सुना, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, तो जो महिला हिजाब नहीं पहनती क्या वो लेस मुस्लिम है? इनके हिसाब से तो लेस मुस्लिम है, बेहयाई की निशानी है। और मैं कैटेगोरिकली बता दूं कि ये झूठ बोल रहे हैं। कुरान के अंदर जो आयत है वो है औरतों को कि अपने सीनों को ढांप के रखो, यानी वो जो हमारे यहाँ इंडिया में भी ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर औरतें टॉपलेस होती थी, उन पे है कि ये अपने सीनों को ढांप के रखो। हिजाब का जहां कुरान में जिक्र आया है, इट इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेड और हेयर, ना बालों को कवर करने का, ना उसका कोई ताल्लुक नहीं है हिजाब से। मैं एक और आपसे बात कहूं कि 1970-60 से पहले ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था हिंदुस्तान में। ये आपका जहां लोग दुपट्टा पहनती थी, चाहे वो हिंदू थी, मुसलमान थी, सिख थी, पंजाब के अंदर, हमारे सिंध के अंदर जो भी खेती बाड़ी में काम करते थे वो सर अपना कवर करते थे धूप के लिए। इसका सेक्सुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अब बन गया है मुस्लिम ब्रदरहुड, जो जमात इस्लामी की ओरिजिन है, उनका ये फ्लैग है। और ये फ्लैग मार्क करता है टेरिटरी कि हम आए हैं, जो करना कर लो। इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट हैपेंस कि जब सड़कों को घेर के वहां नमाज़ें पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर, जो सवाल मैंने पूछा तारिक फतेह से, वही सवाल मेरा अजीत खान आपसे है, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती वो लेस मुस्लिम है? मैडम, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस कुरान जो आया 23 साल की आया, कुरान जो दुनिया में आया है वो एक संविधान है, और उसकी सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में अल्लाह ताला ने पर्दे के बारे में पूरा हवाला दिया है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दें कि जब वो घर से निकलें तो अपने ऊपर चादर डालिए। तर्जुमा है, ये इधर उधर की बात नहीं है, कुरान की आयत का तर्जुमा है। और हिजाब जो है इसलिए कराया गया कि औरत का सत्र है उसके चेहरे से लेके पांव तक ढकना, और मर्द का सतर है टुंडी से लेके पिंडली तक, इसको खोलना इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। रही बात ये कि पर्दे की जो बात आप कर रही हैं ईरान की, ईरान में अगर कोई आदमी पर्दा नहीं करना चाहता, ये फंडामेंटल उसके राइट है, लेकिन कुरान की और इस्लाम की बात आएगी तो वो उस पर जिम्मेदारी है कि वो उसको लागू करे। रही बात हमारे कर्नाटका में जिन बच्चियों को 17,000 को उन्हें रोका गया स्कूल आने जैसे, जो ईरान में किया गया वो हमारे मुल्क में भी किया जा रहा है कि अगर वहाँ पर्दा नहीं करना चाहती तो उन पर पर्दा थोपा जा रहा है, और जो लड़कियां पर्दा करना चाहती हैं उन्हें उस पर रोका जा रहा है। ये दोनों चीजें यही तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक तरफ दुनिया में, वारिस पठान, एक तरफ दुनिया में हिजाब की बेड़ियां तोड़ने की बात की जा रही है, हिंदुस्तान का, और हमारे देश में उन्हें हिजाब में रखने की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कोर्ट में कि 2021 तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, इनको दिक्कत तो अब स्टार्ट हुई 2022 में, क्योंकि ये, प्लीज सर, हाजी खान जी, आपका नाम वारिस पठान नहीं है सर, आपका नाम वारिस पठान नहीं है, वेट कीजिए, आपको आपके कोटा का 1 मिनट मैंने दिया है, प्लीज वेट कीजिए, प्लीज। वारिस पठान, 2021 तक हिजाब को लेकर कोई जिद नहीं थी, 2022 में जिद, और इसके पीछे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है पीएफआई है। मैं जानती हूं आप पीएफआई के स्पोक्स पर्सन नहीं, आप एआईएम के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन हिजाब को लेकर बहस में तो आपकी पार्टी मुखर है ना सर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बात करेंगे। आदित्य जी देखिए, ईरान की बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ,
मैं भारत के संविधान पे यकीन रखता हूं जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और संविधान मुझे इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, मैं अपने हिसाब का फ्रीडम जो प्रैक्टिस कर सकता हूं रिलीजन, और कोई किसी को कोई फोर्स नहीं करता। आती दीजिए आप लोग ये जो बता रहे हो ना भरम के नहीं फोर्स किया जा रहा है, ये गलत है, ये चॉइस है। एक अगर मोदी जी खुद ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब अब हमारी बेटी को अगर पढ़ना है, बहन को पढ़ना है, तो क्यों उसको रोका जा रहा है? हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सर में हिजाब हो, पढ़ लिख के एक दिन देश का नाम रोशन करे, एक दिन आदि बड़ी एंकर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। तो क्यों रोका जा रहा है? क्या ये मेरा राइट टू एजुकेशन का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, वहां पर जो सीनियर काउंसिल्स है, हुजैफा जी भी है, दुष्यंत दवे जी भी है, ये सब ने आर्ग्यूमेंट्स रखा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कुरान की आयतों का तर्जुमा भी पेश किया गया है, और वहां पर ऐसे आपसे बहुत बेसिक सवाल बारे में भी वहां पर बात की गई है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर रहे हो और आर्टिकल 25 की बात मुझसे कर रहे हैं। अब आप मुझे एट द सेम टाइम ये बता दीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स कहां हैं? और मैं अगर यूनिफॉर्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक यूनिफॉर्म है, तो क्या मैं पर्सनल चॉइस के नाम पर उस रूल पर कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूं? उस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी, इसकी बात करता है। इक्वालिटी क्या है? अगर हम हमारे एक सरदार भाई को टर्बन पहनने की इजाजत दे रहे हैं, पहनिए, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। हम अगर हमारी बहन को तिलक लगाने की, सिंदूर लगाने की, मंगलसूत्र पहनने की इजाजत दे रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। क्रिश्चियन भाई हमारे क्रॉस पहनकर जा सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। तो वहां पर ही अगर हमारी बहन हिजाब पहनना चाह रही तो आपको क्या दिक्कत है? आपको हिजाब पहनने से क्या दिक्कत है? मेरा तो सवाल सिंपल है। घर में क्या कर रहा है? किसी को दिक्कत है क्या? हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट की बात कर रहे हैं, जवाब लीजिए। अजय आलोक, आप क्या घर में ही खाली तिलक लगाते हो? आप घर में ही टीका लगाते, आप बाहर नहीं लगाते, कॉलेज में नहीं लगाते? आदिति जी आप लगाते हैं? सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो ड्रेस कोड होगा सर, मुफ्तियों ने भी बताया आपको, वारिस पठान आपको मुफ्तियों ने भी बताया ना, कुरान की आयत का जिक्र किया। मैंने ऐसे भी मुफ्ती सुने जिन्होंने इस पर सीधे तौर पर सवाल उठाया। अच्छा वारिस पठान, आप मुझे ये बता दीजिए, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती वो मुसलमान नहीं है? बस इतना जवाब, हाँ या ना? नहीं, कुरान की बात चल रही है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को मुसलमान नहीं मानते, सुनना पड़ेगा। ना कुरान में जो लिख दिया है उसका ज़ेद ज़बर आप चेंज नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपको चॉइस दिया गया है। आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस की आपने बात की तो उसमें पब्लिक गुड की भी बात होनी चाहिए। मैं अपनी बहन को फोर्स नहीं कर सकता, मैं अपनी बहन को बेटी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम हिजाब पहनो, उसका इंडिविजुअल चॉइस है। आप इंडिविजुअल चॉइस में कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? अजय आलोक, मैं ये कह रहे हैं पर्सनल चॉइस है। सवाल जो है कुल मिलाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट का है, लेकिन सरकार जब ये कहने लगती है कि पीएफआईज के पीछे है, 2022 से पहले ये डिबेट नहीं थी, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर? ये जिद है, इन्वेस्टिगेशन है सरकार का। वो सरकार ये हो ये रहा है कि इसे बेवजह का धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश वारिस पठान और पीएफआई के लोग कर रहे हैं। जरा मुझे ये बता दें, इन लोगों में आंखों का हिसाब है या नहीं है? क्योंकि कुरान तो ये कहता है कि आंखों का हिसाब होना चाहिए। अल अज़ब सुन्नत 59 याद होगा, थोड़ा बहुत कुरान मैंने भी पढ़ा है, उसमें तो अल्लाह भी ये कहते हैं कि आंखों का हिसाब रखना चाहिए मर्दों को। वो तो आप लोग करते नहीं हो कोई। दूसरी बात, कुरान की बात करते हैं, हजरत साहब की बात कर रहे हैं। भाई सऊदी अरेबिया ने भी इसको लॉ नहीं बनाया है, सऊदी अरेबिया ने लॉ नहीं बनाया है। पूरे विश्व में सिर्फ 2 देश हैं, ईरान, अफगानिस्तान, जहां हिजाब पे कानून बने हुए हैं, बाकी किसी देश में नहीं है। आपके पैलेस्टीन के जिहादी, जिनको आप सबसे बड़ा अपना अल्लाह देवता मानते हैं, अमेरिका में अलाउड किया है पुलिस फोर्स में हिजाब पहनने को। में क्यों मुद्दा बना रहे हो अजय आलोक? भैया हिंदुस्तान में क्यों मुद्दा बना रहे हो? फोर्स क्यों कर रहे हो कि नहीं हिजाब पहन के जाएंगे? चेक कर लो, अमेरिका के अंदर पुलिस में अलाउड किया हिजाब पहनने का। से मैं क्यों चेक करूं? मेरे फ्रेंड, यहाँ मुद्दा बनाने की भारत में जरूरत क्या है? अमेरिका ने, आप अफगानिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान की मुंबई में आप रहते हैं, क्या वहाँ तमाम अमेरिका लेके चलते हिजाब पहनती है? एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, एक सेकंड रुकिएगा। अमेरिका की बात वारिस पठान दो बातें, मैं दे रही हूं अजय आलोक, वापस लो दे रही हूं। वारिस पठान 2 बातें मैं आपको दे रही हूं अजय आलोक जी, बस प्लीज गिव मी 10 सेकंड्स, प्लीज गिव मी 10 सेकंड्स। अजय आलोक, जब आप बोल रहे थे वारिस पठान, तब उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया अजय आलोक ने, पहली बात। और दूसरी बात, जब उन्होंने ईरान का एग्जाम्पल लिया तो उन्होंने इस्लामिक कंट्री का एग्जाम्पल उठाने की कोशिश की। आप अमेरिका को इस्लामिक कंट्री नहीं बता सकते हैं सर,
अमेरिका को आप इस्लामिक कंट्री करार नहीं दे मैं सकते बता हैं। रहा हूं कि वो जो अमेरिका उठाने ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंपैरिजन शरियत करने की वाली दुआई दी जा रही है, शरिया लॉ अमेरिका बताया जा रहा ने- है, उसके तहत वो सवाल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज अब जवाब लीजिए अजय आलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अमेरिका सेकंड का जवाब ले मैं लीजिए बस प्लीज। ये कह रहा हूं वारिस भाई, इजाजत दे दी। वारिस भाई सुनिए, वारिस भाई सुन तो लीजिए। जी बोलिए। मैं कह रहा हूं आप मुंबई शहर में रहते हैं, क्या सारी मुस्लिम लड़कियां वहां हिजाब पहनती हैं? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं कि किसी पे लादने की क्या जरूरत है कि नहीं तुम्हें पहनना ही है। Freedom हमारे of यहाँ कोई choice। कानून तो बना हुआ नहीं हुआ है, और पूरी इस्लामिक कंट्रीज में कहीं कानून नहीं है। ईरान और अफगानिस्तान को छोड़ के किसी ने कानून नहीं बनाया। हजरत साहब का शहर सऊदी अरेबिया उनका देश, वहां पे भी ये कानून कंपल्सरी नहीं है। क्राउन प्रिंस खुद बोल चुके हैं, पैलेस्टीन के जिहादी इसको नहीं मानते हैं। आप हिंदुस्तान में ये बवाल खड़ा करने की जरूरत क्या है भाई साहब? क्यों धार्मिक बवाल खड़ा कर रहे हो कि नहीं हिजाब पहनने दो? आप हमें रोक रहे हो, आप हमारी मेरे को किया तो जवाब धर्म में घुस रहे हो। किसने रोका है? जवाब लेकिन जहां के कानून बने हुए इंस्टीट्यूशंस के, आप वहां कहोगे कि नहीं हिजाब पहन के जाएंगे। ये कहां से बेफितूर की 22वीं सेंचुरी में ये बेफितूल की बातें लाने का मतलब क्या है? धार्मिक उन्माद पैदा करना जो आप कर रहे हैं। ये देखिए आदित्य, झूठ हम नहीं फैला रहे हैं, झूठ आप फैला रहे हो भाई। सुना ना आपकी बात, आपने मैं सवाल तो किया, खुद ही बोल रहा हूं हिजाब कहीं कानून नहीं है, जवाब तो हिंदुस्तान में क्यों बने? अच्छा जवाब सुनो ना, बताइए पूरे देश को बताइए जवाब। झूठ जो फैला रहे हो ना, सऊदी अरेबिया में जब कानून नहीं है तो आप क्यों चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये कानून उसके बाद तारिक फतेह प्लीज जल्दी जल्दी। वारिस पठान 30 सेकंड, उसके बाद तारिक फतेह 30 सेकंड प्लीज जल्दी। कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि तुमको हिजाब पहनना ही है, कंपलसरी है, आप पहनेंगे नहीं तो ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, ये लोग भरम फैला रहे। लेकिन जिसको पहनना है उसको आप कैसा रोक सकते हैं? अदिति जी, अगर आपको कोई बोले कि आप आपके मनपसंद कपड़ा पहनिए, आप बोलेंगे बिल्कुल मैं पहनकर जाऊंगी, अगर यूनिफॉर्म के साथ मैच होता है तो मैं उसको पहन के जाऊंगी स्कूल कॉलेज में, आपको कोई रोक सकता है क्या? ये तो कहां किस दिशा में जा रहे हैं? अब अभी एबीवीपी के जो गुंडे गए थे वहां पे कर्नाटका के अंदर कैंपस में, वो भगवा धार करके 50-100 घुस गए। किस तरह से जाकर एक लड़की को लोग ने, मुस्कान को रोका, मुस्कान आई थी अपने पेपर सबमिट करने, वहां पे चिल्लाए, नारेबाजी, उसके बाद वो लड़की खड़ी रही, उसने जवाब दिया नारे तकबीर अल्लाह अकबर। तो इस तरह की गुंडाइज्म करके आप क्या लड़कियों को डराना चाहते हो? तो हमारा एजुकेशन का क्या होगा? एक लड़की अगर पढ़ने जाना चाहती है, अपने पेपर सबमिट करने जाना चाहती है, उसको आपके लोग रोकते, वहां पे गुंडागिरी करते, दादागिरी करते, तो क्या फ्री एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है क्या हमारी बच्चियों को? इसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आप दादागिरी धांधली की बात करोगे, लेकिन जो एजुकेशन की हक की क्वालिटी की बात आएगी आप पलटी मार देते हो सीधा। वारिस पठान, अभी आपने सीधा कहा मेरे पलटी मार पसंदीदा देते हो। कपड़े, वारिस पठान अभी आपने कहा मेरे पसंदीदा कपड़े, मेरे पसंदीदा कपड़े मेरी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं पहन सकते आप? अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ तो मुझे उस रूल बुक को साइन किया है मैंने। अरे आर्ग्यूमेंट किया है लॉयर्स दिया ने है कि आप एक यूनिफॉर्म बना दो हिजाब का, लड़ूंगी वहां पर और रहूंगी वहां पर। हिजाब पहनेंगी उस लड़कियां, रूल बुक को मैंने साइन किया है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ मेरी पसंद का कपड़ा मैं नहीं पहन सकती तो मुझे किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चले जाना चाहिए। वारिस भाई, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं रूल बुक को। क्यों जाएंगे? प्लीज जाएंगे आप। और दूसरी बात, आप कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं, आपकी बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हैं हिजाब जरूरी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस है। दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी? आप या तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस उसे बताइए, क्योंकि जब आप सिख की टर्बन की बात करें वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जनाब, और दूसरी तरफ आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की भी बात कर रहे हैं। अभी तो आप दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकते ना सर। या तो जरूरी है या फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस उसको गवर्न कर सकती है। दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। सुनिए, आपको तारिक फतेह जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब लीजिए, वापस आपको मंच दे दूंगी। प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए, जो जंग हुई आईसिस के दरमियान और उनको डिफीट किसने दी? कुर्दिश मुस्लिम औरतों ने। अमेरिकी फौज, इराकी फौज सब मर गए थे। जो कुर्दिस्तान की लड़कियां थीं जिन्होंने अपने हिजाबों को फाड़ के फेंक के हाथ में AK-47 पकड़ के वो धुनाई लगाई इन मौलवियों की, जो किडनैप करके कई हजार लड़कियों को रेप कर रहे थे और बेच रहे थे और ट्रेडिंग कर रहे थे। और लाजिम क्या था उनके आज भी कैंप में? हिजाब, यानी औरत को इंसान ना समझना। ये एजेंडा है मुस्लिम ब्रदरहुड का कि औरत को नीचे दिखाओ, ये तुम एक हो वो चार हैं, तुम्हारे हक में है लौंडिया रखना, तुमको कोई रोक नहीं सकता। ये आप उस अजाब को सोचिए जो लखनऊ के नवाब जा रहे कलकत्ता 200 बीवियां लेके, ये उस तरफ इनका रुझान है। दे सी वुमेन एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, नॉट एज ह्यूमन बींग्स। और इसीलिए ये लड़ते हैं कि वो हिजाब देखें कि किसी की नजर ना पड़े। इनको औरतों का बाल देख के कैसे सेक्सुअलिटी आती है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता।
दुनिया ठीक है, भर में इस पे आप जवाब लीजिए, इस पे आप जवाब लीजिए, इस पे आप जवाब लीजिए जल्दी से। मुफ्ती कासमी पहले आपका जवाब जल्दी से, उसके बाद वारिस पठान वापस, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए तारिक फता साहब जब भी गुफ्तगू इंडिया की बात करूंगा। नहीं, मुफ्ती यूनुस कासमी, मुफ्ती यूनुस कासमी, वजाद साहब मैं आपको बाद में देती हूँ मंच, प्लीज। ठीक है, थैंक्स जी। मुफ्ती यूनुस कासमी, मुझे बोलना है? जी जी जी, आप ही को बोलना है जी। देखिए यहाँ पर गुफ्तगू हिजाब के मसले को लेकर हो रही है और तारिक फता साहब जब भी गुफ्तगू करेंगे तो इस्लाम के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू करते हैं। हालांकि कुरान पाक के अंदर देखिए, नहीं, ये आपने फतवा कैसे लगा दिया? अभी आपने अभी फतवा लगाया ना, आपने अपने फॉलोअर देखिए अभी हिजाब पर गुफ्तगू हो रही है और आप कुर्दिस्तान में क्या हुआ, क्या है कुर्दिस्तान और यहाँ की वहाँ की बात कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमान क्या लड़कियों पर अत्याचार करते हैं। ये बिल्कुल बेहुदा गुफ्तगू है, बिल्कुल बेहुदा गुफ्तगू है। आप यहाँ पर सिर्फ बात करें हिजाब के मुद्दे को लेकर जिस पर गुफ्तगू हो रही है। और दूसरी बात यह है, आपने कहा कि कुरान में सर से पांव तक का जिक्र नहीं है। आप ये देखिए कुरान पाक के अंदर मौजूद है, नबी अलैहि कुरान पाक के अंदर मौजूद है। देखिए हजरत इब्ने अब्बास जो मुफस्सिर कुरान है और कुरान को ज्यादा समझने वाले हैं, आप 14वीं सदी में पैदा हुए हैं और हजरत इब्ने अब्बास वो हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहे और जिन्होंने कुरान को डायरेक्ट समझा नबी से, नबी की शागिर्दी इख्तियार करी है। और वो कहते हैं, वो देखिए वो क्या कहते हैं, युदनीना अलै, देखिए बीच में बोलिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ये कुरान की आयत है। और हजरत इब्ने अब्बास इसका मतलब ये बयान करते हैं, आम मुसलमानों की औरतों को हुक्म दे दें कि अपनी जलबाब इस्तेमाल करें। और जलबाब कहते हैं कि उस लंबी चादर को जिसमें औरत सर से पांव तक ढक जाती है, औरत के लिए पर्दा हो जाता है। हजरत इब्ने अब्बास नबी के शागिर्द हैं। जलबाब का डेफिनेशन नहीं दिया उन्होंने, जलबाब नहीं कहा, ये आपके मदरसों में जलबाब कुरान में जलबाब का जिक्र है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, ये कुरान के अल्फाज हैं। और हजरत इब्ने अब्बास कुरान के इस आयत का मफहूम ये बयान करते हैं कि एक ऐसी चादर इस्तेमाल करती थी सहाबियात कि जो सर से लेकर पांव तक। मैं ये नहीं समझ पा रही उस पूरी बहस में जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा। जो चीज जरूरी है उसे फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ कैसे लिया जा सकता, पहली बात। और दूसरी बात, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती, और ऐसी ही महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और हम अपने दर्शकों को यह भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जहां पर बुर्के पर, नकाब पर रोक है। मैं ये समझना चाह रही हूँ, जो कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रही महिलाएं, तो क्या वो लेस मुस्लिम बन जाती हैं? इस सवाल का जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है। और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो हैं वो इंटरप्रिटेशन पर आधारित होते हैं जनाब, उनकी इंटरप्रिटेशन है। देखिए मेरी बात, यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है, जो बच्चियों को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहा है मौलाना हाजी खान, वो सवाल ये उठ रहा है कि 2022 से पहले इन बच्चियों को दिक्कत नहीं थी, ये दिक्कत 2022 में स्टार्ट हुई। देखिए मैडम, बात इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मोटिव है? क्या इस बहस को जानबूझकर खड़ा किया गया? देखिए आदित्य जी, ये मुद्दा क्रिएट किया गया। एक सेकंड, एक बार में एक आवाज, मौलाना हाजिद खान, मौलाना हाजिद खान की आवाज पहले प्लीज। ना तो मेरे कहने से चेंज हो जाएगा, ना तारिक फतेह जैसे अगर नहीं पढ़ पा रहे, उनकी समझ में नहीं आ रही, उनके लिए वजह चेंज हो जाएगा। जब ये कहा गया कि सत्र औरत का माथे से लेकर और मर्द का टुंडी से लेकर किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए आपको नहीं बुलाया, आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बात रखिए। आपसे कहना चाहता हूँ मैडम, किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिएगा कि मुसलमानों पे 5 फर्ज हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अगर कोई उसको नहीं कर रहा तो कुरान का कानून उसमें खत्म नहीं होगा। अगर जो करेगा उसको उसका अजर मिलेगा, जो नहीं करेगा। तारिक फतेह साहब को नमाज नहीं पढ़ रहे तो आकर अल्लाह ताला अभी फरिश्ता उठा के पटकी नहीं मारेगा, मुझे पटकी नहीं मारेगा कि मैं नमाज नहीं पढ़ लिया। ये नमाज न पढ़ना ये हमारी पकड़ होगी आफ्टर डेथ। जब हम जजमेंट डे में जाएंगे, हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, तब हमें पता लगेगा कि हम गलत करके आए सही। कुरान ने तो कह दिया कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है और लोग नहीं पढ़ रहे, रोजा फर्ज है, जकात फर्ज है, हज फर्ज है और नहीं दे रहे, तो उन पर फौरन पकड़ नहीं होती। आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर। प्लीज एक सेकेंड सर, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए आप मुझे। मुफ्ती वजाद कासमी, मुफ्ती कासमी, एक ऐसी दुनिया प्लीज सर। मौलाना हाजिद खान, मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ, सुनिए सर, ये तू मैं के लिए डिस्कशन नहीं है। बारे में क्या जानकारी? संवैधानिक दायरे में देश के कानूनों के खिलाफ
और वैचारिक तौर पर समझेगा कुरान ये आइडियाज के एक्सचेंज का मंच है। प्लीज एक सेकेंड अजित खान जी, अजित खान जी आपकी बात मैं सुन नहीं पा रही सर, प्लीज। मुफ्ती वजाद कासमी मेरा सवाल ये है, एक बार में एक आवाज, वक्त जाया नहीं करना है मुझे दर्शकों का, बिल्कुल नहीं करना है। मुफ्ती वजाद कासमी मेरा सवाल ये है, एक ऐसी दुनिया जो इस समय ग्लोबली कनेक्टेड है और हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं वो कंट्रीज जहां पर बुर्का या पर्दा इस सब पर पाबंदी है, तो उन कंट्रीज में बच्चियां अगर काम करेंगी तो ये कैसे काम करेंगी और ये लेस मुस्लिम बन जाएंगी अगर उनके रूल नियम मानेंगी तो। आदिति इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिएगा कि हिजाब का हुक्म कुरान पाक में मर्दों के लिए औरतों के लिए बराबर है। मर्द भी अपनी आंखों के अंदर शर्म रखें, हया रखें, इनको भी, मर्दों को भी कोई सरकारी सांड की तरह औरतें तकने की इजाज़त कुरान पाक ने नहीं दी है, जो ये सीना चौड़ा करके खालिस हिजाब को औरतों के लिए बयान करते हैं। एक बात मुझे ये कहनी है कि इस्लाम का हुक्म है हिजाब, लेकिन हिजाब जो औरत नहीं पहनती उसके खिलाफ आप किसी तरह का कोई फतवा नहीं दे सकते कि वो मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अगर वो नहीं पहन रही है तो ठीक है, नहीं पहन रही है, इस्लाम के फ़राइज़ात को उसने तस्लीम किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप इंडिया और बेंगलोर की बातें हो रही हैं और पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही हैं, इसमें तो मुस्लिम संगठनों ने सबने मिलकर साजिश की है उन बच्चियों को तालीम से रोकने की। मुझे एक लॉजिकल बात आप बताइएगा कि कोई भी आप इदारा बनाएंगे, कोई भी तालीमी इदारा होता है, उसके अपने डिसिप्लिन होते हैं, अपने कवायद कानून होते हैं और उनका अपना यूनिफॉर्म होता है। अगर उसमें हिजाब नहीं तो आप जबरदस्ती हिजाब कैसे लगा के जा सकते हैं? ये मुस्लिम बड़े बड़े तुर्रम खा जितने भी हैं अपने स्कूल नहीं बना सके, अपने कॉलेज नहीं बना सके, इनका अपने पास कुछ था नहीं, तो अब ये क्रिश्चियंस के स्कूल में या दूसरे स्कूलों में अपना यूनिफॉर्म जबरदस्ती का लागू करेंगे। और नहीं तो फिर ये हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर मुंह की खाएंगे और सरकार की साजिश बताएंगे। और एक गलत फहमी ये आपकी डिबेट से भी फैला रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। सरकार ने हमारे हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट से लेकर के और सेंट्रल तक किसी ने भी हिजाब पर अभी कोई बात ही नहीं की है। तो सरकार की तरफ से कोई, भाई मुसलमान औरतों को बता दिया गया हिजाब के बारे में, वो पहनती है तब ठीक है, और नहीं पहनती आपने तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाए। आपने कहा ये मुस्लिम संगठनों ने ये साजिश की है। जवाब ले लीजिए आजिक खान और उसके बाद मुफ्ती यूनुस कासमी। जल्दी जल्दी 30 सेकंड्स आजिक खान, 30 सेकंड्स मुफ्ती यूनुस कासमी, उसके बाद तारिक फतेह और अजय आलोक जी, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए मैडम, बात यह है कि कर्नाटक में जो हुआ या ईरान में जो हुआ, ये फंडामेंटल राइट है इंसान के कि वो कुछ, हमारे भारतीय संविधान ने भी इजाज़त दी है कि वो उस पर, और ये मौलाना क्या कासमी साहब कह रहे हैं कि वो जो है स्कूल नहीं बनाए। अरे स्कूलों में नहीं कहा जा रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि स्कूल तक जाने में है हिजाब। और स्कूल में जो बच्चियां जाती हैं, हमारे फादर 3 स्कूल खोल के गए, वहाँ 3-4 स्कूलों में पढ़ती हैं, वो स्कूल तक आती हैं, उसके बाद स्कूल की ड्रेस को फॉलो करती हैं और स्कूल में चली जाती हैं, चाहे वो हिंदू स्कूलों में पढ़ रहे हैं या मुसलमान। ये बेवजह बात कर रहे हैं कि मदरसा उन्होंने मौलाना ने कर दिया। अरे मौलाना से क्या लेना उसका? वहाँ हिजाब का मामला हुआ एक कॉलेज के अंदर। सवाल ये है जो अभी उठाया यहाँ पर मुफ्ती वजाद कासमी ने। हाजी खान जी 30 सेकंड्स का वक्त दिया था सर मैंने, प्लीज। उसके ऊपर ये हिजाब की आपने, मुफ्ती यूनुस कासमी, सवाल ये है वो जो उठा रहे हैं कि मुस्लिम संगठन जानबूझकर इस पर एक बहस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए। हिजाब का जो मामला है बाकायदा एक मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है मुल्क के अंदर। ये जो लड़कियां हैं जो हिजाब पहनकर पहले भी जाया करती थी, किसी को कोई एतराज नहीं था। जी कौन क्रिएट कर रहा है? आप खुद कह रहे हैं कि ये तो एक मामला, ये मुद्दा तो बाकायदा क्रिएट किया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है। 2021 में मुद्दा उठाया गया, उससे पहले भी ये लड़कियां स्कूल जाया करती थी, कॉलेज जाया करती थी, हिजाब पहनकर जाया करती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। उसी स्कूल में, जिस स्कूल में वो जाती थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या है, उस मुद्दे को बाकायदा क्रिएट किया जा रहा है और पूरे मुल्क के माहौल को खराब किया जा रहा है। तो हमारे मुल्क का मुद्दा ये हिजाब नहीं इस वक्त, और बहुत सारी चीजें मुद्दे में है, उसको उस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन क्या है, इस तरह के इश्यूज पर मुद्दों से भटकाकर हिजाब और इस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मुफ्ती यूनुस कासमी, अदालत में जाकर ये कहना अगर बच्चों को हिजाब ना पहनने दिया गया तो उन्हें मदरसा जाना पड़ जाएगा, ये सही है? हम अपनी बच्चियों को शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते क्या? हम उन्हें ये हेल्प नहीं कर सकते कि बेटा कोई बात नहीं, हिजाब तुम स्कूल के गेट तक पहन कर जाओ, क्लास में उतार दो और उस क्लास से निकलते फिर लगा लो, फिर पहन लो। हम बच्चियों को नहीं समझा सकते ये बात? ये दलीलें देना कि अगर हिजाब ना पहनने दिया तो बच्चियों को मदरसा जाना पड़ेगा? नहीं मैडम, ये बताइए हिजाब से दिक्कत क्या है? इससे कोई सिक्योरिटी का मसला जुड़ा हुआ है या क्या मामला है? आपको हिजाब से परेशानी आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स पता है?
सर यूनिफॉर्म पता है आपको? यूनिफॉर्म नहीं, समझते हैं ना आप? जी बिल्कुल पता है मुझे, जी बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ, तो लेकिन यूनिफॉर्म क्या होती है सर? ये मामला 1 साल पहले। जी तो यूनिफॉर्म क्या है? देखिए जी, यूनिफॉर्म एक ड्रेस कोड है। अगर हिजाब औरत लगाकर, वो बच्ची लगाकर जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, क्या वो ड्रेस कोड का हिस्सा है सर? क्या हिजाब उस ड्रेस कोड में अलाउड है? आप रूल बुक के हिसाब से चलेंगे ना सर? रूल बुक के हिसाब से चलेंगे? क्या इतना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है? देखिए हिजाब ये हमारा राइट है और इस राइट को कोई छीन नहीं सकता है। अगर लड़की हिजाब लगाकर जाना चाह रही है अच्छी बात है, और अगर बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगाकर नहीं जाती है, उन पर कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। सर यहाँ पर आप दो बातों को मिक्स अप कर रहे हैं। मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि गेस्ट आकर उसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज करने की कोशिश करता है। हिजाब राइट होगा, लेकिन कहाँ? आपने हिजाब राइट होगा कहाँ? कौन से स्पेस में? आपने एक सवाल उठाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो राइट्स हैं उसके पास क्या ड्रेस कोड की परमिशन नहीं है सर? सवाल ये है। आप हिजाब राइट होगा, मैं कहाँ क्या कपड़ा पहनूंगी मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैं अपने घर में कुछ भी पहनूं, हमारे साथ पढ़ते। सुनिए सर, मैं अपने घर में कुछ भी पहनूं उसे आकर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं पब्लिक डोमेन में आऊंगी, और मैं उस इंस्टीट्यूशन में चली जाऊंगी जिसका ड्रेस कोड है और जिसका फॉर्म मैंने साइन कर दिया है, तो उसकी रूल बुक से मुझे चलना होगा सर। मेरे पास ये चॉइस जरूर है अजय आलोक कि मैं ना जाऊं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जहां मुझे लगता है कि मुझे ये आजादी नहीं मिलेगी। अजय आलोक और उसके बाद तारिक फतेह। मुद्दा शुरू हुआ है कर्नाटका से। प्लीज अजय आलोक और उसके बाद तारिक फतेह, प्लीज। आप कई इश्यूज को एक साथ मिक्सअप कर रहे हैं, देखिए जबकि मामला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड में हिजाब। जी नहीं अदिति, ये लोग कंफ्यूज हैं। ये लोग बात ही समझने को तैयार नहीं है। कसम खा लिए कि हम नहीं मानेंगे, हमको नहीं समझना है। भाई वारिस पठान जैसे व्यक्ति जो बैरिस्टर हैं, खुद वकील हैं, जरा उनसे पूछिए कि मुंबई हाई कोर्ट में अगर कोई महिला मुस्लिम जज होगी तो क्या वो हिजाब पहन के बैठेगी केस सुनने? या कोई महिला मुस्लिम वकील अगर होगी तो वो हिजाब पहन के वहां पे करेगी बहस? हर इंस्टीट्यूशन, हर संस्था का एक ड्रेस का प्रोटोकॉल होता है। हॉस्पिटल में अगर नर्स है तो क्या हिजाब पहन के नर्सिंग करेगी? डॉक्टर है तो क्या हिजाब पहन के वो करेगी कि एप्रन पहनेगी, इलाज करेगी? हर इंस्टीट्यूशन का, उसी तरह कॉलेज और स्कूल्स में एक डेकोरम है, एक डिसिप्लिन है। हर संस्था का एक डेकोरम और डिसिप्लिन है जिसको आपको मेंटेन करना है। इसमें धार्मिक प्रतिबंधी की बात नहीं है। आप आइए, अपने घर से आइए, पहन के आइए, जैसा भी आपने कहा, किसने मना किया है? लेकिन आप फोर्स अपॉन करेंगे कि नहीं जी हम पहन के ही सब कुछ करेंगे, तो देश आपके हिसाब से नहीं चलेगा। देश अपने कानून के हिसाब से चलेगा। हर बात में तो आप कहते हैं कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, तो चलिए ना अभी संविधान के हिसाब से। इस पे बवाल बचाने की जरूरत क्या है? ये जानबूझ के बवाल कर रहे हैं क्योंकि इनको बवाल करना है, पीएफआई ने बवाल करवाना है और ये करते रहेंगे। इसी तरह पैरवी होती रहेगी। जल्दी से एक कमेंट तारिक फतेह, 40 सेकेंड्स क्लोजिंग कमेंट आपका। हाँ, मैं कह रहा हूं ये जिद है, ये जरूरी है, ये बदनीयती है और ये सियासी झंडा है मुस्लिम ब्रदरहुड का। ये वर्ड हिजाब 1960-70s में ना पाकिस्तान, इंडिया, ना अफगानिस्तान ये लफ्ज ही नहीं था। दुपट्टा कहलाया जाता था। आज इन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी बदल दी और मजहब के इसमें लोगों को डिवाइड करने के लिए। हमारे पंजाब में तो चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई खेत के अंदर दुपट्टा पहनता था। ये एजेंडा है टू पुट द पॉलिटिकल फ्लैग ऑफ इस्लामिज्म। इस्लामिज्म क्या है? इस्लाम का इस्तेमाल सियासत में, और उसके फ्रंट में आ गई ये जिहादी ग्रुप्स जो इंडिया को एज अ सेक्युलर डेमोक्रेसी नहीं देखना चाहते। दे वांट दिस कंट्री टू सिंक। तुम्हारा अबू लहब की तरह हशर होगा, जैसे अबू अरे भैया जाओगे तुम भी, जिसने भी कुरान से बगावत की, प्रॉफिट मोहम्मद अबू जहल जैसा हशर होगा। क्या के अच्छा सा का ब्लेड खरीदो भैया। कहाँ आ गए? ए भाई जाओ, बदतमीजी मत करो, अपनी बीवी की बात करो, किसी और की बात ना करो। कितनी पता नहीं 2 हैं 4 हैं, कितनी तुम्हारी बीवियां? डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा, लेकिन जाने से पहले जो पूरी सियासत है, जो हिजाब सेंट्रिक सियासत है, आप सोचिएगा जरूर कि देश में स्कूल और कॉलेजेस को कट्टरता की प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है। आप ये सोचिएगा जरूर कि जब ईरान समेत पूरी दुनिया हिजाब को हटाना चाहती है तो भारत में हिजाब पर प्यार क्यों बढ़ रहा। आप सोचिएगा जरूर कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक अधिकारों का टकराव शिक्षण संस्थानों के अधिकारों के साथ कौन क्रिएट कर रहा है। और साथ ही सोचिएगा जरूर कि बेटियों को पहचान उनकी शिक्षा उनकी किताबों से मिलेगी या उनके हिजाब पहनने से।
कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे जी न्यूज पर। आपको याद दिला दे, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की रोशनी से। नमस्कार।